नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 1935 के अधिनियम के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने 1919 का अधिनियम पढ़ लिया है और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो कौन सी योजना के माध्यम से हुआ है? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के माध्यम से हुआ है। 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन था वो दिल्ली पहुंचा था और उसके बाद में 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी में भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में बताया गया था और उसी में भारतीय जो संविधान सभा का गठन करने वाली जो सभा थी उसके सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। यानी कि जो भारत में ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से 292 सदस्य आने थे। 4 की चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आने थे जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे। उनमें से एक राजस्थान भी था, अजमेर मेरवाड़ा। तो और बाकी के जो 92 सदस्य थे वो देशी रियासतों से आने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जो पूरे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी जो संख्या रखी गई वो 389 थी। लेकिन इसके लिए चुनाव करवाए गए। जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को चुना गया। तो प्रतिनिधियों के चुनाव किस प्रकार से किए गए उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए थे। तो उनमें से पहला है कि प्रत्येक प्रांत से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और उस प्रांत की जो सदस्य संख्या होगी वो 10 लाख होगी। यानी कि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस प्रकार से उस समय भारत में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। यानी कि जो सदस्य संख्या थी कितनी निर्धारित की गई थी? सदस्य संख्या 389। किसके लिए? संविधान सभा के लिए जो सदस्य संख्या रखी गई थी वो कितनी थी? 389। अब इनमें से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत से चार जो सदस्य थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। ठीक है, और 92 सदस्य देशी रियासतों से थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 389 सदस्य चुने गए थे। इनमें से प्रत्येक जो सदस्य होगा वह उस क्षेत्र के 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत के लिए भी वही था और इधर से देशी रियासतों के जो 92 सदस्य थे उनके लिए भी यही था कि जो देशी रियासतों के जो भी प्रतिनिधि आएंगे वो भी 10 लाख जनसंख्या का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस प्रकार से संविधान सभा में भाग लेने के लिए चुनाव करवाए गए और जुलाई 1946 में चुनाव हुए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव का नतीजा क्या रहा? इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को
73 निर्दलीय, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको 8। इस प्रकार से बाकी की जो जितने भी पार्टियों ने इसमें भाग लिया था उन सबको एक एक सीटें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से इसके बाद में जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है वह होता है 9 दिसंबर 1900। मुख्य रूप से संविधान सभा के लिए 3 अधिवेशन हुए हैं, 9, 11 और 13। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, वही 1946 को तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। अब संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें मुस्लिम लीग को सीटें कम प्राप्त हुई थी, तो इससे जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो इससे क्या हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने मतलब संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया। अब मुस्लिम लीग इस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं थी, इसीलिए चर्चिल ने कहा था कि मतलब ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए यहाँ पर कहा गया था कि ये एक ऐसी विवाह है जिसमें मतलब जिसकी दुल्हन ही गायब है। उसके बाद संविधान सभा के जो प्रथम अधिवेशन था उसमें जिसके जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ और इसमें जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए संविधान सभा के समक्ष, और अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने के बाद इस पर लगभग हाँ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए और 13 दिसंबर 1946 से लेकर 19 दिसंबर 1946 तक
19 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 तक नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए थे उन पर बस होती रही और चर्चा हुई, विचार विमर्श हुए। उसके बाद 22 दिसंबर 1946 को सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने खड़े होकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उनको स्वीकार किया। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान सभा के 3 अधिवेशन हुए और अंतिम अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान के आधार बने। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 29 अगस्त 1947 को अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, और जो प्रारूप समिति बनाई गई, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ठीक है, तो संविधान की जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था और उसी संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, उसे वो किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य कैसे बने? तो इन्होंने सबसे पहले बम्बई प्रांत से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें ये हार गए थे बम्बई प्रांत से। और उसके बाद में फिर इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा और वहाँ से ये संविधान सभा के लिए चुने गए। वहाँ से चुनाव में विजित होकर संविधान सभा के लिए चुने गए। लेकिन 3 जून 1947 की जो भारत पाक विभाजन जो योजना थी, उसके बाद जिस क्षेत्र से ये चुनाव लड़े थे वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है। इस वजह से इनकी जो सीट है वो खाली हो जाती है और दोबारा से इनको बम्बई से चुनाव जितवा कर संविधान सभा का एक सदस्य, मतलब महत्वपूर्ण जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ठीक है, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और BN राव के कहने पर ही BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में रहना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है। इसीलिए उसी समय
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के जो मुख्यमंत्री थे उनको पत्र लिखा और उनके माध्यम से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनको बम्बई से वापस चुनाव में सीट दिलवाकर और संविधान सभा का एक सदस्य बनाया गया और उसके बाद ही उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार से जो प्रारूप समिति थी, यानी कि जो संविधान का जो प्रारूप था वो बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति था उसका मुख्य कार्य क्या था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का मुख्य कार्य संविधान के प्रारूप का निरीक्षण करना था। यानी कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका काम केवल इतना ही था कि वो जो संविधान के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा उसका निरीक्षण करना था। ठीक है, और इस प्रकार से संविधान सभा की प्रारूप समिति का निर्माण हुआ और 15 नवंबर से 8 जनवरी 15 नवंबर 1947 ना 1948 15 नवंबर 1948 से 8 फरवरी 1949 तक संविधान के 65 अनुच्छेदों पर विचार कर लिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 नवंबर 1948 से लेकर 8 फरवरी 1949 तक संविधान सभा के 65 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श कर लिया गया था। इसे प्रथम वाचन कहा जाता है। इसे संविधान सभा का प्रथम वाचन भी कहा जाता है। इसे मतलब संविधान का प्रथम वाचन भी कहा जाता है इसे। तो इसे संविधान का प्रथम वाचन। ठीक है, तो प्रथम वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 8 फरवरी 1949 तक चला। द्वितीय वाचन जो था इसका वो 26 नवंबर 1949 तक चला था। 16 नवंबर 1949 को संविधान सभा का जो द्वितीय वाचन था वो समाप्त हो गया था। 16 नवंबर 1949 तक संविधान का द्वितीय वाचन पूर्ण हो चुका था। ठीक है, तो 16 नवंबर 1949 तक संविधान का द्वितीय वाचन पूर्ण हो चुका था और इसका 26 नवंबर 1949 तक इसका संविधान का तीसरा वाचन भी पूरा हो चुका था। 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 तक संविधान का तीसरा वाचन पूर्ण हो चुका था। यानी कि संविधान को संविधान पर 3 चरणों में वाचन हुआ। पहला वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 8 फरवरी 1949 तक चला। इसे संविधान का प्रथम वाचन कहते हैं। दूसरा 16 नवंबर 1949 तक संविधान का द्वितीय वाचन चला। और तीसरा जो वाचन था इसका 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन इसका समाप्त हो गया था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान की 24 नवंबर 1950 इस प्रकार संविधान का वाचन पूरा होने के बाद 24 नवंबर 1950 को संविधान की 3 प्रतियां संविधान सभा के समक्ष रखी गई, जिनमें से एक तो अंग्रेजी में हस्तलिखित, दूसरी अंग्रेजी में छपी हुई, और तीसरी थी हिंदी में हस्तलिखित। ठीक है। तो 3 प्रतियां थी। तीनों ही प्रतियां, एक तो अंग्रेजी में हस्तलिखित थी, दूसरी अंग्रेजी में छपी हुई थी, और तीसरी हिंदी में हस्तलिखित थी। ठीक है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की संसद में इसे अंतिम रूप से लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा ने इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। हाँ, तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? संविधान की प्रतियों पर सबसे पहले हस्ताक्षर BN राव ने किए। इनके बाद सभी ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 भारतीय 26 जनवरी 1950 को इस
संविधान को भारतीय संविधान के रूप में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को भारतीय संविधान के रूप में लागू कर दिया गया। और भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ। तो टोटल जो खर्च हुआ था संविधान निर्माण में वो कितना हुआ था, 63,96,729, यानी कि लगभग 64 लाख रुपए का। हाँ, लाख लगभग। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और इस प्रकार से भारतीयों ने इसमें योगदान दिया। और संविधान सभा के गठन के लिए जो सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी वो 3 जून 1947 के भारत पाक विभाजन के समय घटकर 324 रह गई थी। ठीक है, तो उसके बाद भी जो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 207 ही सदस्यों ने भाग लिया था। तो ज़्यादा जो सदस्य थे, देशी रियासतों के जो सदस्य थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि देशी रियासतों के सदस्यों ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया था कि कौन से प्रतिनिधि को संविधान सभा में भाग लेने के लिए भेजा जाना है। तो इस प्रकार से जो इसका संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो इसी वजह से विफल हुआ था और वहाँ पर मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया था। तो 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी और उधर से 92 सीटें देशी रियासतों की थी। तो इस वजह से मतलब जो सदस्य संख्या थी वो प्रथम अधिवेशन के अंतर्गत 207 ही रही। ठीक है, आशा है कि आपको संविधान सभा का गठन समझ में आया होगा। ये हमने इसके एक निगाह में संविधान सभा के गठन को निकाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। तो कोशिश है कि आप लोगों तक पॉलिटिकल की सिलेबस के RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तक पॉलिटिकल साइंस की पूरी क्लासें अवेलेबल करवाऊं। तो इसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट में करके बताइए आप लोगों को जो भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही हो, उन सब के बारे में मुझे बताइए ताकि मैं उनमें सुधार करके और बेहतर तरीके से आप लोगों तक अपनी क्लासें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।